आइएगा, शुरू करते हैं। थार का मरुस्थल से जो है कि फिर से क्या करना है, शुरू जो है कि आपको करना है। आइए शुरू करते हैं थार मरुस्थल के साथ। जैसे इनका नोट्स है ना सर, तो मतलब आपके हम्म, अंदर मतलब नॉलेज चाहे कोई और भी जानकारी होगा, तो जैसे थार्मोरोस्टल आप पढ़ा रहे हैं तो इसमें तो दिया ही है, लेकिन और भी आपको जानकारी होगा तो एक्सप्लेनेशन करते चलिएगा इससे। कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो रहा है हाँ सब वही करते हुए तो। चल रहे हैं, ठीक ना। हाँ कोई हाँ वही दिक्कत नहीं आराम है। से कोई आइए, आइएगा सुनिएगा। थार मरुस्थल के बारे में बोल रहा है। थार मरुस्थल इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ऊपर में भी आया था तो पढ़ चुके हैं, 2-3 क्लास पहले जाइएगा, वहां भी थार मरुस्थल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ठीक ना। थार मरुस्थल यहाँ पर कैसा मरुस्थल की बात कर रहा है, जरा सुनिएगा। यहाँ पर थार मरुस्थल के बारे में क्या बोल रहा है, देखिएगा। बीचों बीच में एक पर्वतमाला आपको दिखाई देगा। राजस्थान में यह मैप है, जिस पर्वतमाला का नाम होगा अरावली पर्वत, दिख रहा होगा। पीला रंग से यहाँ पर लोकेट किया अरावली को, किया है लोकेट। जी 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 जी। देखिए यहाँ दिख पर रहा फिर है। से और जूम कर देते हैं। देखिए पीला रंग से लोकेट जो किया है वो कौन सा पर्वतमाला है, अरावली अरावली। पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। अरावली पर्वतमाला के जो पश्चिम के दिशा में है ना, उत्तर पश्चिम के जो दिशा में आपको दिखाई दे रहा होगा, यह जो है कि आपको अर्ध जो है कि आपको सूक्ष्म मरुस्थल है। मतलब यहाँ पर पानी की कमी होती है, मतलब सूक्ष्म मतलब यहाँ सूखा जो है कि आपको पड़ा हुआ मरुस्थल है। और यह जो सूखा हुआ पड़ा हुआ मरुस्थल जो है कि आपको होने वाला है, तो यह कौन सा, तो यही मरुस्थल जो है कि आपको होगा थार मरुस्थल जो है कि आपको होगा। कौन सा, थार मरुस्थल होगा। थार में। देखिएगा, अरावली अरावली के दिशा से अरावली के दिशा से पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है, जो जाकर कच्छ के रन में जाकर लुप्त हो जाती है। कौन सी नदी है, कच्छ के रन में जाकर लूनी। लुप्त हो जाती है। लूनी लूनी सर। नदी जो है कि आपको हो जाती है कहाँ से, कच्छ के रन में जो है कि आपको लुप्त जो है कि आपको हो जाती है। देखिएगा यहाँ पर अरावली के बाद एक लाइन होगा, और एक होगा यहाँ पर जो है कि लास्ट में एक लाइन जो है कि आपको होगा। तो लास्ट वाला लाइन का जो ये वाला हिस्सा है, ये सूक्ष्म मरुस्थल है। मतलब कि यहाँ बारिश 9 के बराबर होती है। यहाँ पर साल भर में बारिश कितना होता है, 20 से 25 सेंटीमीटर तक जो है कि आपको बारिश जो है कि आपको होता है। कितना सेंटीमीटर, 20 से लेकर 20 से 25 25 सेंटीमीटर तक यहाँ से सेंटीमीटर जो है कि आपको बारिश जो है कि आपको होता है, ठीक ना, साल में। आगे देखिएगा। लेकिन जो अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल है, यहाँ की बरसात की बात करेंगे अर्ध सूक्ष्म में, यहाँ पर जो बारिश होती है यह होती है 40 से 50 सेंटीमीटर तक जो है कि आपको क्या होती है, बारिश जो है कि आपको होती है। अर्ध सूक्ष्म में होता है 40 से लेकर 50 तक होता है। लेकिन जहां पर पूरा सूक्ष्म है, यानी पूरा तरीका से सूखा हुआ है, वह जो है कि आपको थार के मरुस्थल में कितना बारिश होगा, तो 20 से लेकर कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तक जो है कि आपको बारिश जो है कि आपको होगा। कितना, 20 से 25 सेंटीमीटर तक जो है कि आपको होगा। मतलब जैसलमेर भारत का स्थान देखिएगा तो यह जो सूक्ष्म वाला इलाका है ना, उसमें कौन आएगा, उसमें जैसलमेर जो है कि आपको आएगा। तो जैसलमेर में कितना होता है, तो जैसलमेर में होगा 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर तक ही मात्र जो है कि आपको क्या होगा, बारिश जो है कि आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है बात। आगे देखिएगा क्या बोल रहा है। थार का मरुस्थल ये थेथिस सागर का क्या है, अवशेष जो है कि आपको होने वाला है। और इसका विकास, थार मरुस्थल का विकास किस काल में हुआ है, तो होलोसीन जो है कि आपको काल में हुआ है। किस काल में हुआ है, थार का होलोसीन काल में जो है कि आपको हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान मैप एगो दिखाते हैं। तो शुष्क में सर मतलब मान लीजिए कि गांव शहर होगा तो वहाँ गर्मी तो ज्यादा गिरता होगा। बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा। 1 मिनट, दिखा रहा ना मैप, इसीलिए ना मैप डाउनलोड कर रहा हूं। पहले उसका दिखा लीजिए। हाँ मैप, रुकिए लाने दीजिए वो मैप। अभी आधा पढ़ा दिए सर, नहीं आधा नहीं लेकिन कुछ पढ़ा दिए।
कहाँ गया, हाँ फोटो नहीं आया, क्या आ गया, तो कुछ और वो गया आ गया, लिंक है सर, पता नहीं क्या चीज का लिंक। लिंक आ गया, देखिए वहां तो दिया है। कॉपी, अच्छा कॉपी इमेज करना चाहिए था, कॉपी लिंक हो गया, कोई नहीं, अभी आ जाएगा, आ गया, राजस्थान आ गया। देखिए यही है ना राजस्थान का मैप, है ना, हम्म। देखिए यहाँ पर देखिएगा, इस मैप को देखिए, इस जी मैप में जो आपको बोल रहा है कि अरावली जो पर्वतमाला है यह राजस्थान के बीचों बीच से लगभग लगभग मोटा मोटी काट रहा है, यह वाला जी सर। पर्वतमाला जो है यह अरावली पर्वतमाला है, ठीक है, यह कौन है ग्रीन वाला, यह ग्रीन अरावली। वाला अरावली पर्वत, मतलब अरावली के जो पूरब के दिशा में आपको दिखाई देगा, जो भी प्रमुख शहर आपको दिखाई देगा जहां पर आबादी ज्यादा निवास करता है, वह अरावली के किस दिशा में होगा, अरावली ये के पूरब पूरब के के दिशा साइड में में। होगा, ठीक है, अरावली के पूरब के दिशा में जो है कि आपको जो भी दिखाई देगा वो सब जो है कि आपको दिखाई देगा। जब अरावली के पश्चिम के दिशा में चलिएगा तो पश्चिम के दिशा में यहाँ पर दो मरुस्थल में जो है कि आपको बांटा है, ठीक है, अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल जो है कि आपको दिखाई देगा, और जो थार का मरुस्थल होगा ना, ये वाला जो भाग है ये पूरा संपूर्ण थार का मरुस्थल बहुत बहुत ही ज्यादा वाला होने वाला है। तो यह वाला जो भाग है ना, यह वाला जो है यह एकदम सूक्ष्म है, कैसा है, सूक्ष्म जो है कि आपको भाग है, और ये सूक्ष्म भाग में हम आपको बताया कितना से कितना सेंटीमीटर बारिश होता है, तो 20 यहाँ से पर होगा 25 20 से लेकर सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तक जो है कि आपको बारिश होगा। और इसमें देखिएगा तो इसमें मुख्य रूप से एक जैसलमेर आपको जिला जो है कि मुख्य रूप से आपको दिखाई देगा, है ना, मुख्य रूप से जैसलमेर बीकानेर का जिला जो है कि आपको दिखाई जो है कि आपको देगा, हल्का फुल्का जोधपुर का जिला, और ये बचा हुआ जो जिला आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद वाला बचा हुआ जिला, यह वाला जो आपको दिख रहा है, यह वाला जो है यह अर्ध सूक्ष्म में आता है, कैसे में आता है, अर्ध और सूक्ष्म में जो है कि आपको आता है, मतलब कि यहाँ पर बारिश होती है लेकिन सूक्ष्म से ज्यादा होती है, कितनी बारिश होती है, तो यहाँ पर 40। बारिश बोल रहा है 40 से लेकर जो है कि आपको 45 जो है कि सेंटीमीटर तक क्या होता है, साल में बारिश होता है, ठीक ना, साल में जो है कि आपको बारिश होता है। लेकिन लेकिन ये वाला जो क्षेत्र है अरावली के पूरब वाला इलाका है, इसमें बारिश होती है, इसलिए बारिश होती है क्योंकि अरावली अरावली का जो पर्वत है ना, ये बीचों बीच से जो है कि आपको है, और इस पर्वत के पश्चिम साइड में वृष्टि छाया का क्षेत्र पड़ जाता है, समानांतर जो है कि आपको हवाएं बादल जो है कि बहते हुए आगे निकल जाती है, बारिश नहीं कर पाती है। लेकिन अरावली के पूरब साइड में जो भी शहर है ना, तो अरावली के पूरब साइड में जो शहर है, तो अरावली से जब भी बादल टकराएगा तो बादल क्या होगा, बादल जो है कि टकराने के बाद बारिश करवाएगी, तो ये वाले सारे क्षेत्र में जो है कि आपको वर्षा खूब अच्छे मात्रा में जो है कि आपको दिखाई देगी, और जो भी सारा आपका विकास हुआ है वह अरावली के पूर्व दिशा में जो है कि आपको विकास जो है कि ज्यादा राजस्थान का विकास जो है कि आपको देखने को मिलेगा, अरावली के पश्चिम दिशा में विकास जो है कि थोड़ा सा कम जो है कि आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, यही बात जो है कि यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए आगे बोल रहा है कि थार का मरुस्थल का विकास मुख्य रूप से जो है कि कितने राज्यों में है, उस दिन भी हुआ था, मुख्य रूप से ये 4 राज्यों में इसका 4 फैलाव जो राज्य है में। कि आपको होने वाला है। कहाँ कहाँ, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, और कहाँ कहाँ, हरियाणा और पंजाब में। पंजाब में जो है कि आपको स्थित है ना। यह थार का मरुस्थल 4 राज्य में है, लेकिन आपको बताना है अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला कहाँ कहाँ विकास इसका है, बताइए अब। कि हो गुजरात, चुका है, राजस्थान और यूटी दिल्ली है और एक हरियाणा है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, मतलब गुजरात शुरू हुआ था, राजस्थान पे गया था, राजस्थान से हरियाणा गया था, हरियाणा से हरियाणा जो है कि उसके आपको बाद दिल्ली जो दिल्ली। है कि आप दिल्ली जो जी है कि यही था ना। लेकिन जी यहाँ जी। पर बोल रहा है कि अरावली के बारे में नहीं पूछ रहा है, यहाँ बोल रहा है थार का मरुस्थल का विकास किस किस राज्य में था, थार का मरुस्थल कहाँ कहाँ है, गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान है, हरियाणा, पंजाब। हरियाणा है, और पंजाब है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन बन जाएगा, इसलिए पहले बता दे जी रहे हैं, सर। ठीक ना, पंजाब में जो है कि आपको मिलता है। थार का सबसे थार का सबसे लंबी नदी, थार के मरुस्थल में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी जो है कि आपको होगी लूनी नदी जो है कि आपको होगी, कौन सी नदी, लूनी नदी जो है कि आपको होगी, जिसे मरुस्थल की क्या कहा जाता है, मरुस्थल की गंगा कहा जाता है, तो लूनी नदी को मरुस्थल की गंगा के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। थार थार
थार जो है कि विश्व में सर्वाधिक आबादी घनत्व वाला, सर्वाधिक जो है कि आपको जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल पूरे विश्व में कौन है? तो पूरे विश्व में जो है कि आपको थार का मरुस्थल है। पूरे विश्व में थार का मरुस्थल ऐसा मरुस्थल है जहां पर सबसे अधिक जो है कि आपको क्या रहते हैं, लोग जो है कि आपको रहते हैं। आ रहा बात समझ में? सबसे अधिक लोगों के रहने वाला मरुस्थल में विश्व में एकमात्र मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? थार मरुस्थल जो है कि आपको होने वाला है ना। और सर्वाधिक जैव विविधता मतलब पेड़ पौधा जिस मरुस्थल में पाया जाता है वह मरुस्थल कौन सा है पूरे वर्ल्ड में? तो यह थार का मरुस्थल जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ सांभर यानी अरावली पहाड़ी में है ना, और डिंडवाना लूनकर, अच्छा मतलब ये झील जो है कि आपको खारे पानी की मिलती है। मतलब यहाँ पर देखिएगा तो सांभर झील मिलेगा, डिंडवाना झील मिलेगा, है ना, लुकनसर सागर जो है कि आपको मिलेगा, पच पदरा झील जो है कि आपको मिलेगा। यह सब कैसे पानी की झील है? यह सब खारे पानी की झील जो है कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, थार के मरुस्थल में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। पावना, पावना जो है कि आपको मरुस्थल में मिलने वाला जो है कि आपको क्या है, मिलने वाला है कि जहरीला जो है कि आपको सांप जो है कि आपको होने वाला है जिसका नाम क्या है? पावना जो है कि आपको होने वाला है। और सेवर्ण, सेवर्ण एक जो है कि आपको क्या है? सेवर्ण एक जो है कि थार के मरुस्थल में मिलने वाला घास जो है कि आपको होने वाला है, घास जो है कि आपको होगा। और गोडावन पक्षी, यह जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्रों में निवास करने वाला एक जो है कि पक्षी है जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहा जाता है। इससे भी बहुत सारा सवाल मिला है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है कि आपको कहाँ निवास करता है? राजस्थान में जो है कि आपको निवास करता है। और इस पक्षी का नाम क्या है? गोडावन जो है कि आपको पक्षी जो है कि आपको नाम होने वाला है, गोडावन पक्षी जो है कि आपको नाम होने वाला। अगला बोल रहा है कि बरखान क्या होता है? अर्ध जो है कि चंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहते हैं? अर्ध चंद्राकार बालू के स्तूप को हम लोग बरखान जो है कि आपको कहते हैं। जैसे समझिएगा बरखान का निर्माण कैसे होगा, जैसे पवन जो है कि आपको चल रहा है, पवन ऐसे चल रहा है, और रेगिस्तान में क्या होगा? रेगिस्तान में पूरा का पूरा जो है कि आपको बालू होगा। क्या होगा? रेगिस्तान में पूरा का पूरा जो है कि आपको बालू होगा। और बालू का लेयर जो है कि आपको, चंद्रमा तो पूरा गोल होता है, अर्ध चंद्राकार मतलब कि चंद्रमा का आधा भाग बोल रहा है। चंद्रमा का आधा भाग मतलब कि ऐसा आकार का आकृति अगर ले लेगा तो वही किसका नाम जो है कि आपको जाना जाएगा? तो यह जाना जाएगा बरखान के नाम से जो है कि आपको जाना जाएगा, बरखान के नाम से। ये क्वेश्चन भी जो है कि पूछा हुआ है कि बरखान जो है यह किससे निर्मित स्थलाकृतियां में से एक होने वाला है? तो बरखान किससे निर्मित है? किससे हो जाएगा? बालू से। बालू नहीं देगा, किससे? पवन से। किससे होगा? पवन से होगा। आ रहा बात समझ? किससे होगा आंसर? पवन से निर्मित स्थलाकृतियां में जो है कि आपको बरखान होगा, न कि बालू से होगा। क्लियर है? बालू से नहीं होगा, किससे होगा? पवन से जो है कि आपको होगा। ठीक, आगे चलते हैं। और रुकिए, बरखान का भी एगो फोटो दिखाई देता है। बरखान, खूब देखे होंगे आप लोग, बाल पेपर में खूब आता है ये सब फोटो बरखान का। दिख रहा होगा यहाँ पर इमेज, देखिए यही क्या है, यही बरखान जो है कि आपको होने वाला। देखिए अर्धचंद्राकार यहाँ पर बना दिया, हवा के द्वारा निर्मित करके अर्धचंद्राकार यहाँ पर पेटी बना दिया एक, है ना। अर्धचंद्राकार जो है कि आपको पेटी जो है कि आपको निर्माण करना, सर ये ये जो किसका रूप होता है? पश्चिम से हवा बरखान जा रहा है, बालू को उड़ा रहा है, तो ये तो इधर से बालू बना जैसा रहा है दिख रहा है सर, ये तो बालू जैसा दिख रहा है ना, ये बालू इधर अच्छा, वाला तो है बालू, सीधा सीधा। बालू है, हम क्या बोल रहे हैं? बालू है तो किसका? तो कुछ ना कुछ रहेगा तभी ना निर्मित होगा। बालू है लेकिन इसका विकास कौन कर रहा है? कौन बह रहा है तब इसका विकास हो रहा है? हाजी जी हवा कौन चलने बह के रहा है बाद सर, ना, सही बोल रहे हैं। हाँ जब हवा चलने के बाद ना इसका विकास हो रहा है। बालू हम एक जगह इकट्ठा कर देंगे, हवा चलवे नहीं करेगा तो बरखान बनेगा क्या? नहीं बनेगा, है नहीं ना। सर, ये तो बालू ही रहने के बाद हवा चलेगा तब, मतलब ये किसके द्वारा बना हुआ है? तो हवा के द्वारा बना हुआ स्थलाकृतियां में से एक जो है कि आपको होगा, है ना, एक जो है इसी कि को आपको होगा। बरखान क्लियर? आगे चलते हैं। और इसका एक टुकड़ा अगर बन जाएगा
है ना। अगर ये दोनों टुकड़ा मिला देंगे तब बरखान हो गया। अगर एक टुकड़ा बन गया तो इसको कहेंगे रीफ जो है कि आपको कहेंगे, है ना, रीफ कहेंगे। एक श्रृंखला वाले बालू के स्तूप को जो है कि आपको क्या कहा जाता है, रीफ जो है कि आपको कहा जाता है। सीप आगे सब देखिएगा, आगे क्या बोलता है, कोयला का क्षेत्र जो है कि आपको बोल रहा है प्राकृतिक गैस और कोयला का क्षेत्र, है ना। इसमें देखिएगा बीकानेर से आपको कौन सा कोयला निकलेगा, बीकानेर से राजस्थान में लिग्नाइट कोयला जो है कि आपको निकलेगा। जैसलमेर से जो है कि राजस्थान में क्या निकलेगा, प्राकृतिक गैस जो है कि आपको मिलता है जैसलमेर से। और बाड़मेर से जो है कि आपको राजस्थान में क्या मिलता है, पेट्रोलियम जो है कि आपको मिलता है बाड़मेर से। और नागौर जिला, राजस्थान के नागौर से जिप्सम, संगमरमर, मार्बल, टंगस्टन, लिथियम, है ना, यह सब की प्राप्ति जो है कि आपको कहां से होती है, नागौर जिला से जो है कि आपको होती है। अब आइएगा, अगला जो टॉपिक शुरू हो रहा है वह हो रहा है तटीय मैदान का प्रदेश। कौन सा मैदान का प्रदेश है, तटीय मैदान का प्रदेश। इस तटीय मैदान के प्रदेश में हम लोग पश्चिम के तटीय मैदान को देखेंगे और पूरब के तटीय मैदान को जो है कि आपको देखेंगे। तटीय मैदान में किसको किसको देखेंगे, कोस्टल एरिया में एक देखेंगे पश्चिम के तरफ तटीय मैदान को, एक तरफ देखेंगे पूरब के तरफ तटीय मैदान को जो है कि आपको देखेंगे, है ना। दो गो तटीय मैदान को जो है कि आपको देखने का यहाँ पे प्रयास जो है कि आपको करेंगे। आइए सबसे पहले पश्चिम के ही तटीय मैदान को जो है कि आपको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला तट 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 की शुरुआत कहाँ से होती है, तट की शुरुआत होती है गुजरात से। कहाँ से, गुजरात से। अच्छा, तो पश्चिम भारत में तटीय राज्य की बात करेंगे, कितना तटीय राज्य है पश्चिम भारत में, 5। पांच को जो है कि आपको दिखाई देगा। कौन कौन है पांच को, पश्चिमी भारत में तटीय राज्य पांच को कौन कौन है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल हो जाएगा। अब पूर्वी भारत में ये तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता, उड़ीसा, तमिलनाडु। चलिए ठीक है, 4 गो हो गया, मतलब टोटल 9 गो तटीय राज्य पढ़ना है। लेकिन तटीय राज्य तो 9 गो पढ़ना है, लेकिन लोकल स्थान में इसमें किसका नाम से किसको जाना जाता है उसके बारे में यहाँ पर हम आपको पहले बता देते हैं, उसके बाद तटीय राज्य आपको हो जाएगा क्लियर। ठीक, सबसे पहले पश्चिम के दिशा में जैसे ही शुरू करेंगे, सबसे पहला जो गुजरात के पास आपको सबसे ऊपर वाला जो मैदान मिलेगा, इसको कहते हैं कच्छ का मैदान। कौन सा मैदान कहते हैं, पहला कच्छ का मैदान। और इसी कच्छ के मैदान में एक पाया जाता है, कच्छ का रण जो है कि आपको पाया जाता है, जो जंगली गधों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है, कच्छ का रण जंगली गधों के लिए जो है कि आपको फेमस है। अच्छा, इसी कच्छ के रण में एक नदी जो है कि जाके विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी, लूनी नदी जो है कि आपको। और यहीं पर कच्छ का मैदान का निर्माण हुआ, यहीं पर एक पहाड़ी है, जिस पहाड़ी को कहा जाता है कच्छ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है गुजरात के अंदर, कच्छ की पहाड़ी जो है कि आपको दिखाई देगा, कच्छ की पहाड़ी जो है कि आपको दिखाई देगा। तो पहला मैदान हो गया गुजरात में, किसका मैदान हो गया, कच्छ का मैदान जो है कि आपको हो गया। कच्छ के बाद का जो मैदान शुरू हो रहा है, उस मैदान का नाम है काठियावाड़ का मैदान या सौराष्ट्र का मैदान। किसका मैदान है, काठियावाड़ या सौराष्ट्र का मैदान। अब सुनिएगा, यह काठियावाड़ का मैदान या सौराष्ट्र का मैदान, है ना, यह सौराष्ट्र का मैदान या काठियावाड़ का मैदान, यह कहां से शुरू होता है, यह गुजरात से शुरू होकर महाराष्ट्र तक जाता है। कहां से कहां तक जाएगा, काठियावाड़, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर यह महाराष्ट्र तक जो है कि आपको जाएगा। कहां से कहां तक, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक जो है कि आपको जाएगा। काठियावाड़ या सौराष्ट्र का मैदान जो है कि आपको जाएगा। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। देखिएगा मैपों में, देखिए यहाँ कहाँ तक जा रहा है, यह महाराष्ट्र तक जो है कि आपको जा रहा है, महाराष्ट्र तक, यहाँ तक जो है कि आपको जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर और जो गोवा तक जाता है, महाराष्ट्र से लेकर जो गोवा तक के जो मैदान का निर्माण होता है यहाँ पर, इस मैदान को कहते हैं कोकन का मैदान। किसका मैदान कहते हैं, कोकन का मैदान। किसका, कोंकण का मैदान जो है कि आपको कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक है कोकन का मैदान, कोंकण, महाराष्ट्र से गोवा तक के मैदान को कोंकण का मैदान के नाम से जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है कि आपको गोवा हो गया, है ना, गोवा हो गया। यहाँ पर जो है कि न्यू मंगलूर, ये कर्नाटक का इलाका हो गया, कर्नाटक का। तो गोवा से लेकर न्यू मंगलूर यानी कर्नाटक तक के इलाका को हम लोग किस मैदान के नाम से जानते हैं, कन्नड़ का मैदान। कन्नड़ का मैदान कहते हैं, या इसे कनाड़ा का मैदान भी कहा जाता है। कनाड़ा किसका मैदान, कन्नड़ या कनाड़ा का मैदान जो है कि आपको कहते हैं। कहाँ से कहाँ तक हो गया कन्नड़ या कनाड़ा का मैदान, गोवा से कर्नाटक, गोवा से लेकर कर्नाटक तक का मैदान को कन्नड़ या कनाड़ा का मैदान के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। कहाँ तक पहुंच चुके हैं, कर्नाटक तक पहुंच चुके हैं। कर्नाटक से लेकर जो है कि आपको दक्षिण भारत में, है ना, कन्याकुमारी तक, ये यहाँ तक
केरल के ऊपर कन्याकुमारी तक जो है कि ऊपर में है ना, यहाँ तक के मैदान का जो निर्माण हुआ है इसे कहते हैं मालाबार का मैदान। किसका मैदान? मालाबार तट। मालाबार का मैदान जो है कि आपको कहा जाता है। और मालाबार तट से आपको पता होगा सबसे पहला जो मानसून आता है, आगामी मानसून, आने वाला मानसून का लोकेशन कैसा, कौन सा मानसून होता है आगामी मानसून का पश्चिमी लोकेशन? पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी दक्षिण पश्चिम है। दक्षिणी पश्चिमी जो है कि मानसून सबसे पहला किस तट से टकराता है? सबसे पहला टकराता है मालाबार तट से जो है कि आपको टकराता है। कौन सा महीना में टकराता है? जून के प्रथम सप्ताह। जून के प्रथम सप्ताह में जो है कि आपको टकराता है। जून अच्छा के सर एक चीज पहले बताइए, सप्ताह जैसे में आप बताए हैं गोवा से कर्नाटक तक इसको कन्नड़ तटीय बोले हैं, तो इसको हम कोकण बोल सकते हैं सर? कोकण ऊपर वाला है, तो फिर आप बता रहे कठियावाड़ से महाराष्ट्र, गुजरात से महाराष्ट्र। रुकिए फिर से, अब देखिए तो कहाँ हम ऐसा उल्टा कुछ बताए हैं कि आपको उल्टा समझ में आ गया है? आसान तो है समझ में नहीं आ रहा। हाँ। कोकण तट बताइए हमको, कोकण तट। सुनिए, ज्यादा दिक्कत है छोड़ दीजिए, यहाँ पर सुनिए, ज्यादा दिक्कत है बस ये याद रखिएगा, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक के मैदान को हम लोग कहते हैं काठियावाड़। हाँ काठियावाड़, ठीक है। काठियावाड़ कहाँ से? गुजरात से लेकर गुजरात से महाराष्ट्र तक, ठीक ना। महाराष्ट्र से गोवा तक, महाराष्ट्र से कहाँ तक? गोवा तक के मैदान को कहते हैं कोकण। हाँ तो यही ना कोकण पूछ कहते रहे थे हैं। सर, हो गया गोवा जी, से हो लेकर गया। कर्नाटक तक, कन्नड़ तट, कर्नाटक तक के मैदान को कहते हैं कन्नड़ तट। कन्नड़ या कनारा। कनारा, ठीक है। आगे चलिए, कर्नाटक से लेकर है ना तमिलनाडु तक कन्याकुमारी चलेंगे। तक जो है कि आपको हो जाएगा मालाबार तट। मालाबार जो है कि आपको तट हो गया। कहाँ कोई दिक्कत है? सब तो हो ही गया, कोई दिक्कत? ठीक है सर, नहीं चलो ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो पश्चिम भारत का जो है कि आपको क्या हो गया? तटीय मैदान हो गया। अब आते हैं पूर्वी भारत के तटीय मैदान को, यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। आइए पूर्वी भारत के तटीय मैदान को देख लेते हैं। पश्चिम के भारत के तटीय मैदान को देख लिए हैं, पूरा भारत। अच्छा तो एक और सवाल बताइए, सवाल क्या है? जो आने वाला मानसून होता है वो अपनी जल की प्राप्ति कहाँ से प्राप्त करता है? आने वाला मानसून अपने जल की प्राप्ति अरब सागर न सर? अरब सागर से प्राप्त करता है, सही है, वही तो पूछना चाह रहे थे। अरब सागर से जो है कि आपको प्राप्त करता है। देखिएगा अब यहाँ तक आइएगा, कन्याकुमारी तक आ चुके हैं। अब जरा समझिएगा, कन्याकुमारी से लेकर ठीक है, कहाँ से शुरू करेंगे? कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश न सर? आंध्र प्रदेश के, हाँ आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तक। कहाँ तक? आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तक, ठीक। कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश के, ये एपी लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील तक के तट को किस तट के नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। क्या हुआ, कोई दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है क्या? दिक्कत तमिलनाडु में ना पुलिकट है। पुलिकट दोनों के बॉर्डर पर है ना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पुलिकट झील है, ठीक ना। वहीं तक के लिए लोकेशन जो है कि लिया जाता है, दोनों के बॉर्डर पे, एक के राज्य में नहीं है, दोनों राज्य में है, ठीक ना, बॉर्डर पे, ठीक। कौन सा तट हो गया? कोरोमंडल तट हो गया। और इस कोरोमंडल तट को जानते हैं, लौटती हुई मानसून से किस तट पे बारिश होती है? लौटती हुई मानसून से कोरोमंडल तट पे है, उत्तर कोरोमंडल तट पे जो है कि आपको मानसून पे जो है कि आपको बारिश होती है। अच्छा, लौटती हुई मानसून का डायरेक्शन क्या था? उत्तरी पूर्वी होगा उत्तर सर? पूर्वी जो है कि आपको डायरेक्शन जो है कि आपको। अच्छा ठीक है, अब यहाँ बताइए कि लौटती हुई जो मानसून होती है जल की प्राप्ति कहाँ से करती है? बंगाल की खाड़ी से करती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से जो है कि आपको करती है। चलिए एगो हो गया। अब आते हैं आंध्र प्रदेश से लेकर ठीक है, आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक के तट जो होते हैं इसको हम लोग कहते हैं उत्तरकल तट, उत्तरी सरकार कहते हैं, ठीक। और उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तट को क्या कहते हैं? उत्तरकल जो है कि आपको तट कहते हैं। लेकिन सुनिएगा, लेकिन कहीं कहीं आपको ये उत्तरी सरकार की चर्चा नहीं होगी। आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तट को कौन सा तट कह दिया है? कहीं कहीं
कह दिया उत्कल कह दिया है। क्या कह दिया है? उत्कल जो है कि आपको कह दिया है। क्लियर है बात? पहले समझ ले, दोनों बात बता दिए। कहीं कहीं इसकी चर्चा एक ही तट में कर दिया है। आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक के तट को किस तट के नाम से बता दिया है? उत्कल के नाम से जो है कि आपको बता दिया है। मतलब बीच में किसको हटा दिया? उत्तरी सरकार को गायब कर दिया है। लेकिन अगर इसको और खंडित करिएगा तो आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक के तट को उत्तरी सरकार तट कहेंगे, और उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक के तट को कौन सा तट कहेंगे? उत्कल तट के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। मतलब देखिएगा, मतलब कितना तट हो गया? पश्चिमी भारत में कितना तट को देखे हैं टोटल? पश्चिमी भारत में 4 तट को देखे। आप पूर्वी भारत में कितना तट देख लिए? 3। पूर्वी भारत में 3 तट जो है कि आपको देख लिए। मतलब टोटल तटों की संख्या जो है कि आपको कितना हो गया? 7 जो है कि आपको देख लिए, है ना? 7 देख लिया। राज्यों की संख्या तटीय राज्य में कितना हो गया? तटीय राज्यों की संख्या हो गया 9 गो जो है कि आपको हो गया। 9 गो जो है कि आपको हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी पर अब सब कुछ लिखा हुआ है बातों को। आइए यहाँ पर आपको बताते हैं क्या क्या लिखा है। देखिएगा, सबसे पहला है कच्छ का रण गुजरात का क्षेत्र है। ये कच्छ का रण के बारे में बोल रहा है कि कच्छ का रण ये गुजरात के किस भाग में है? गुजरात के उत्तरी भाग में। कहाँ पे है? उत्तरी भाग में। ठीक है। दूसरा नंबर का बात बोल रहा है ये दलदली क्षेत्र है। रण है मतलब यहाँ पर भूमि में जो है कि जाकर नदी विलुप्त हो जाती है समुद्र के किनारे, इसलिए दलदली जो है कि आपको यह क्या होगी? भूमि जो है कि आपको होगी। और इसी कच्छ के रण में बहुत ही अत्यधिक जो है कि तेज वाला भूकंप आया था। कब आया था? 26 जून 2001 में जो है कि आपको भूकंप आया था। और इससे बिहार दरोगा जो है कि क्वेश्चन भी पूछ चुका है। ठीक है, 2001 में यहाँ पर भूकंप जो है कि आपको आया था कच्छ के रण में। और ये किसके लिए जो है कि फेमस है कच्छ का रण? बता ही दिए हैं, जंगली कटहल के लिए जो है कि आपको फेमस जो है कि आपको होने वाला है। और यह खसाई खारा ऊंट भी जो है कि आपको मिलता है ना? खराई खारा ऊंट, ये जो है कि आपको क्या है? खराई खारा ऊंट जो है कि आपको मिलता है। खराई खारा मतलब ऊंट का एक प्रजाति है। ऊंट का प्रजाति है खराई खारा। और यह कैसा वनस्पति को खाता है? यह मैग्रोव वनस्पति को खाता है। मतलब दलदली क्षेत्र में उगने वाली वनस्पति को जो है कि आपको खाने वाला ये क्या है? ऊंट जो है कि आपको होने वाला है। खसाई खारा जो है कि आपको ऊंट जो है कि यहाँ पर मिलता है। और लूनी नदी और मोरबी नदी का जो है कि आपको जल विसर्जन जो है कि आपको कहाँ होता है? यहीं पर जो है कि आपको होता है। मतलब लूनी नदी भी अपना जल को जाकर जो है कि कहाँ लुप्त कर जाती है? तो कच्छ के रण में। अब मोरबी नदी भी कहाँ पर? कच्छ के रण में। इसी मोरबी नदी पर ना पुल का निर्माण हुआ जो गुजरात में छठ वाला दिन शायद टूटा था। मोरबी नदी पर बना हुआ पुल जो बहुत चर्चा का विषय जो है कि आपको था, मोरबी का नदी। ठीक है, सस्पेंशन हो गया है ना सर? हाँ, सस्पेंशन ब्रिज वाला जो टूटा था, जो आदमी घूम रहा था एकाएक जो है कि ब्रेक हो गया, टूट गया, है ना? मोरबी नदी पर ही बनाया गया पुल जो है कि आपको। ठीक, आगे चलते हैं। अगला जो तट था मैप के हिसाब से वो था काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तट था। यह गुजरात के तटीय मैदान था। और कोंकण का तटीय मैदान की बात करेंगे, यह दमन से लेकर कहाँ तक का? दमन से लेकर गोवा तक, गोवा के मध्य तक के तट को जो है कि आपको कहा गया। इसमें महाराष्ट्र से गोवा तक का तटीय का मैदान है, जो है ना कंकरीला जो है कि आपको पथरीला, और ऊबर जो है कि आपको खावर क्या है? संकीर्ण जो है कि आपको मैदान है। मतलब कंकर पत्थर वाला मैदान है। और ऊबर खावर जमीन जो है कि आपको होने वाला है। एक समतल जमीन जो है कि यहाँ का नहीं होगा। किसका? कोंकण का जो है कि एक समतल नहीं होगा। आगे देखिए, कोंकण के बाद कौन है? कोंकण के बाद है आपका कन्नड़ या कनाडा का तटीय मैदान। यह गोवा से लेकर कहाँ तक के लिए है? गोवा से लेकर न्यू मंगलूर तक का। न्यू मंगलूर का मतलब कहाँ तक हो गया? कर्नाटक तक जो है कि आपको हो गया, है ना? कर्नाटक तक जो है कि आपको हो गया। ये तटीय मैदान जो है कि आपको है। अगला है मालाबार। मालाबार की बात करेंगे, यह भारत में सर्वाधिक लैगून इसी तट पे जो है कि आपको मिलते हैं। सबसे अधिक लैगून जो है कि आपको किसमें मिलेगा? मालाबार तट पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जिसे स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कयाल जो है कि आपको कहा जाता है। और कयाल का उदाहरण में यहाँ पर बहुत सारा आपको झील दिखाई देगा। लैंगून में बेम्बनाड दिखाई देगा। अष्टमुडी जो है कि आपको दिखाई देगा। और सुनमंदा जो है कि आपको झील जो है कि आपको दिखाई देगा। और बेम्बनाड जो है कि आपको झील में एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन जो है कि आपको द्वीप है। कौन सा द्वीप है? वेलिंगटन जो है कि आपको द्वीप है। और इसी तट पर दक्षिण पश्चिमी मानसून या ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले किस तट पर आता है? सबसे पहले आता है आपको मालाबार तट पर जो है कि आपको आता है। कहाँ पे आएगा? मालाबार तट पर जो है कि आपको आएगा।
और इसी तट पर मोनोजाइट यहाँ पर रेत जो है कि आपको प्राप्त होते हैं। और मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम। थोरियम का अयस्क जो है कि आपको होने वाला है। कुट्टुनाटू यह केरल में स्थित भारत में भारत का निम्नतम स्थान है ना, निम्नतम स्थान है, जिसे केरल का चावल का कटोरा जो है कि आपको कहा जाता है। कुट्टुनाडु को केरल का क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा जो है कि आपको कहा जाता है। इसका अगला है मतलब वहाँ उत्तरी। धान ज्यादा होगा ना सर? हाँ, धान जो है कि आपको ज्यादा होता है, क्योंकि इस वाले बेल्ट में ना, यह कावेरी नदी का जो बेल्ट है ना, इसके बीच वाला इलाका में ना धान की खूब खेती जो है कि आपको होती है ना, धान की खूब खेती होती। आगे अगला है उत्तरी सरकार, है ना। उत्तरी सरकार या तटीय मैदान ये कृष्णा नदी से लेकर उड़ीसा, देखिए दे दिया ना, कृष्णा नदी से लेकर उड़ीसा तक के तट में आंध्र प्रदेश के तटीय मैदानों को भी जो है कि इसमें जोड़ा जाता है। ये उड़ीसा के तटीय मैदानों को उत्कल तट जो है कि आपको कहा जाता है। उड़ीसा के तटीय मैदान को उत्कल तट कहा जाता है, जहां भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील जो है कि आपको कौन सा मिलता है? खारे पानी का झील। भारत के सबसे बड़े खारे पानी का झील जो है कि आपको मिलता है चिलिका जो है कि आपको झील जो है कि आपको मिलता है। नोट में क्या दिखा है? भारत के सबसे बड़े खारे पानी का अंतःस्थलीय झील, मतलब लैंड लॉक जो है कि आपको भू आबद्ध या भू अवस्थित जो है कि आपको झील कौन सा है अंतःस्थलीय में? अंतःस्थलीय में होगा सांभर झील होगा। कभी कभी देखिएगा ना, डर लेता है सुनिए कि सुनिए, सबसे हाँ बोलिए, पहले बोल लीजिए। सबसे बड़े खारे पानी के झील इसी को ले लेता है, सांभर को, और इसको तटीय झील में ले लेता है। सुनिए, सब डाउट को एक बार में क्लियर कर देते हैं। बहुत डाउट इसमें होता है ना, सब डाउट को एक बार में क्लियर कर देते हैं। जब तक क्वेश्चन में भारत का सबसे बड़ा लैगून या तटीय झील न दे दे, है ना, सबसे बड़ा लैगून या तटीय झील न दे दे, तब तक आपको चिल्का पर नहीं जाना है ना, तब तक आपको चिल्का पर नहीं जाना है। जब लैगून या खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील दे दे तब ये चिल्का पे जाना है। अन्यथा भारत का सबसे बड़ा झील पूछे, कुछ भी पूछे, लैगून वाला पूछे, सब में क्या आंसर जाएगा? सब में जाएगा सांभर जो है कि आपको जाएगा। क्या जाएगा? सांभर जाएगा। जब तक तटीय न लगा दे तब तक हम लोग चिल्का के साथ नहीं जाएंगे, है ना। तटीय लगा देगा, चिल्का के साथ चले जाइएगा, अन्यथा सब केस में किसके साथ जाइएगा? सब केस में जाइएगा सांभर के साथ जाइएगा। सांभर वाला राजस्थान के साथ जो है कि आपको जाइएगा, वही सही होता है ना, वही सही होता है। ठीक, आगे चलते हैं। और यह सांभर झील एक कैसा झील का उदाहरण है? सांभर झील एक बालसन जो है कि आपको झील का क्या होता है? उदाहरण जो है कि आपको होने वाला है, बालसन झील का जो है कि आपको उदाहरण होगा। देखिएगा, यहीं से पहला जो एक तट है पूर्वी एरिया में, देखिएगा पहला तट कौन सा है? कोरोमंडल का तट जो है कि आपको होने वाला है। कोरोमंडल का तट देख लिए ना आप लोग। कोरोमंडल के बाद देखिएगा यहाँ पर उत्तरी सरकार का तट है, और उत्तरी सरकार के बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल तक जाएगा कौन सा तट? उत्कल तट के नाम से जो है कि आपको जाएगा। किसके नाम से? उत्कल तट के नाम से जो है कि आपको जाएगा। क्लियर? आंध्र प्रदेश के साथ साथ जो है कि संलग्न जो है कि आपको, है ना, कोरिंगा की खाड़ी मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा सवाल है। कोरिंगा की खाड़ी कहाँ पर है? यो क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोरिंगा की खाड़ी है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में कोरिंगा की खाड़ी है। किसके लिए प्रसिद्ध है कोरिंगा की खाड़ी? मोती के उत्पादन के लिए। किसके लिए? मोती के उत्पादन के लिए जो है कि आपको यहाँ पर जाना जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य तटीय मैदान को काकीनाडा का तटीय मैदान जो है कि आपको कहा जाता है। कोरोमंडल का तटीय मैदान क्या बोलता है? कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के मैदान को कोरोमंडल का तट कहा जाता है। और इस तट पर कावेरी नदी डेल्टा जो है कि आपको बनाती है, और यह तट शीतकाल के दौरान उत्तरी पूर्वी मानसून से क्या होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से यहाँ पर बरसात यानी पानी को प्राप्त जो है कि आपको करता है। ब्लू फ्लैग टैग की बात कर रहा है। यह टैग जो है कि आपको फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशनल नामक संस्था के द्वारा 33 मापदंडों के आधार पर प्रदान किया जाता है। मतलब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो होता है, ये कितने मापदंडों को देखने के बाद यह प्रमाण पत्र दिया जाता है? तो यह 33 गो मापदंड अगर आप पूरा करते हैं, है ना, 33 क्वालिफिकेशन पूरा करते हैं, तभी जाकर किसी तट को कौन सा तट का दर्जा मिलता है? ब्लू फ्लैग तट का दर्जा जो है कि आपको दिया जाता है ना। जिसकी स्थापना ब्लू फ्लैग तट की जो है कि फाउंडेशन की स्थापना 1985 में कहाँ हुई थी? फ्रांस में हुई थी। और भारत में अब तक 12 जो है कि आपको भारतीय बीच समुद्री तट हैं, जिससे ब्लू फ्लैग तट जो है कि आपको दिया गया है। जिसमें सबसे नवीनतम जो है कि ब्लू फ्लैग तट जो है कि आपको कौन सा? लक्षद्वीप का कदमक और ठुंडी होने वाला। इसके बाद बढ़ गया, 18 गो है शायद अभी, 18 गो।
है हाँ अभी वर्तमान कितना, मुंबई 18 में ही है ना वर्तमान में? सर बढ़ा है ना? 18 ही को ना है, मुंबई वाला 5 को शायद की बड़ा है। टोटल वो देख मुझे लेते तो हैं, लग रहा है देख लेते हैं 19 ब्लू को है फ्लैग। सर, एक बार देख लेते हैं। वो उड़ीसा का 19 है ब्लू तो सर देख के बताते हैं। उड़ीसा वाला 2 को फ्लैग, मिला है। मतलब 19 हो जाएगा तब तो फिर, है ना? टोटल बीच 18 को है, ठीक ना? 18 को है, ठीक है। 18 को टोटल ब्लू फ्लैग बीच है, ठीक ना? 18 को। ये क्या होता है सर ब्लू फ्लैग टैग? नहीं समझ बोले ना कि इसमें ना साफ सुथरा इस सबको 33 को मापदंड रखा है ना, इस सारा मापदंड को जब तक पूरा नहीं करता है ना, तो किसी भी तट को ना, समुद्री तट को जो है कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट जो है कि आपको नहीं दिया जाता है ना। बहुत सारे 33 को मापदंड रख ले हैं, इस 33 को मापदंड को पूरा कीजिएगा तभी जाकर आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट आपको देगा। मतलब बहुत अच्छा आपका साफ सुथरा क्या है, तट जो है कि आपको होने वाला है ना। 18 को भारतीय बीच को जो तो है कि जैसे आपको मिला आप है। यहाँ पढ़ रहे हैं लक्षद्वीप का कदम और ठुंडी, तो मतलब सबसे हाँ, नवीनतम है, तो भारत का प्रथम कौन होगा सर 18 के पहले 1 पर? पहला नंबर किसको मिला है? पहला नंबर तो मिला है इसको आपका, देखिए ना। पहला नंबर जो है कि आपको मिला था महाराष्ट्र का जो है कि आपको बीच है ना। श्री वर्धम जो है कि आपको बीच को जो है कि नहीं, तो इधर ना लास्ट 5 को मिला है, सो है। पहला जो है कि आपको कासरकोंड जो है कि बीच जो है कि आपको मिला है ना। कासरकोंड कर्नाटक का, कासरकोंड को जो है कि आपको पहला दिया गया, ठीक है। पहला जो है कासरकोंड को जो है कि आपको दिया गया फर्स्ट। बीच लेना जरूरी है, क्योंकि नया पूछ लेगा तो। भारत का पहला ब्लू फ्लैग बीच कौन सा है? नहीं, पहला भारत का पहला ब्लू फ्लैग ब्रिज जो है कि उड़ीसा के कोंकण तट पर स्थित चंद्रभागा बीच है। कौन सा? चंद्रभागा पहला है ना, पहला चंद्रभागा, ठीक है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट भारत का चंद्रभागा, चंद्रभागा है कहाँ का? ओडिशा का, ओडिशा का चंद्रभागा पहला है, ठीक है। चंद्रभागा पहला है। टोटल ये अभी कितना है बताए है वर्तमान कर्नाटक में? का 18 सर। को नहीं, बोल दिए ना कि अब गलत हो गया वो, है ना। अच्छा चंद्रभागा अच्छा, जो है ठीक कि है ठीक पहला है, है, नहीं लिख रहे थे सर इसलिए ठीक। पूछा। करता है ना सर, तो उसका नाम वापस ले लेता है सर ब्लू फ्लैग से। हाँ यो बात है कि अगर 33 को मापदंड को अगर पूरा नहीं करने में सक्षम नहीं है, अगर आप घट बढ़ हो रहा है, तो फिर से आपको छीन लिया जाएगा, है ना। ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र आपसे क्या किया जाएगा? छीन जो है कि आपको लिया जाएगा। वर्तमान में 18 को है ना। 18 को जो है कि आपको है। इसमें देखिएगा शिवराजपुर जो है कि बीच कहाँ का है? गुजरात का, इसको भी ब्लू फ्लैग मिला है। घोघला बीच जो है कि आपको द्वीप का है, इसको भी जो है कि आपको दिया गया है। उसके बाद भगोबा बीच महाराष्ट्र का है, उसको भी जो है कि आपको दिया गया है। उसके बाद मारामार बीच गोवा का, इसको भी जो है कि आपको है। वैसे जो है कि आपको सारा बीच यहाँ पर ईडन बीच है, कोल्लम है, राधानगर है, रूसी कोंडा बीच आंध्र प्रदेश का है, गोल्डन बीच उड़ीसा का है, चंद्रभागा भी है, बुंदी द्वीप भी है। यह सबको जो है कि आपको मिला है ना, मिला है। टाइम्स मैगजीन ने राधानगर बीच जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वह एशिया का सर्वोत्तम बीच जो है कि आपको घोषित किया है। यो क्वेश्चन जो है कि करंट के हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ है, करंट के हिसाब से ये क्वेश्चन जो है कि आपको बना हुआ है। आगे चलते हैं, मतलब अगला क्या उसको लिख बोलता रहा है है? कि अभी मिला नहीं है, प्रस्तावित है ये भोगा क्या लिखा प्रोसेस है? में है, प्रोसेस्ड भोगावे है ना। बीच और मीरामर बीच वाला महाराष्ट्र अच्छा तो के गोवा मिरामर में वाला है। देखिए, तो ये जो है ना 5 को जो मिला लास्ट में, वो कौन कौन है? 5 को महाराष्ट्र वाला, वो दोनों तो महाराष्ट्र का लग रहा है। अब तो यहाँ पर तो लिखा है कि भोगावे और बीच और मीरामर बीच है, मिला नहीं नहीं है तो ये प्रस्तावित जो है। है नोट्स पहले का बना हुआ है ना, इसलिए हो सकता है कि हम्म, कहीं इसमें जो है कि पुराना जी अपडेट सर, है कि ना। क्या लिखने कि में इसमें 12 ही को लिखावट ना, है तो इसमें ब्लू टाइम फ्लैग लगेगा, तो ये बोल। है ना। इसमें तो 12 ही को ना बीच है। ठीक है। घोबावर को जो है कि आपको मिल गया है ना। ठीक। भोगावे को जो है कि आपको मिला है, अभी वाला में मिला है, 5 को तो वाला सर में इसको मिला है। 33 जो संस्था है मतलब जांच करती है कि मतलब आंकड़ा पता 33 लगाती है, तो को क्यों? मापदंड है, मतलब अच्छा कि इस मापदंड है। बीच को जो है कि आपको प्राप्त करने के लिए ब्लू फ्लैग जो है कि आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए 33 को चीज आपको पूरा होना चाहिए, है ना। उस संस्था के द्वारा तो 33 को लिस्ट निकाला होगा, उस 33 को अच्छा लिस्ट अच्छा, को जो पूरा कर रहा होगा उसको दिया जा रहा होगा यह बीच का सर्टिफिकेट का तो प्रमाण ये पत्र, है ना। संस्था केवल फ्रांस का है सर, कि और भी देश आकर इसको देखता है, जांचता है?
यह जो संस्था देता है वो फ्रांस में जो है कि फ्रांस का संस्था है ना, ठीक जिसकी है सर, स्थापना ठीक 1985 में किया गया 85 को है हुआ ना। था, ठीक है सर, हो गया। हाँ, फ्रांस का संस्था है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि भारतीय अफवाह तंत्र हो गया खत्म। क्या है? भारतीय अफवाह तंत्र जो है कि आपको आ गया है ना। भारतीय अफवाह तंत्र जो है कि आपको आ गया। नदी के बारे में यहाँ से अब शुरू हो रहा है ना। नदी के बारे में आइए अब जाकर ठीक। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। सर जी ये मुख्यमंत्री बनने का किसका चांस है? सब तो बोल रहा है सम्राट चौधरी बनेगा, पता नहीं अब देखिए क्या होगा। हाँ, कहना बड़ा तो सर मुश्किल जी है कोई भी बनेगा तो ये 35% आरक्षण खत्म तो नहीं ना करेगा? ना। पागल है कि सब खत्म होने वाला बिहार है ना। कौन सा विषय ज्ञान आपको दे रहा है ना। इनका नहीं नौकरी हमको फिक्स है सर, इनको कोई आराम करने के लिए। ना ये सब खत्म नहीं होगा है ना। 35% आरक्षण खत्म कर देगा, समझ रहे हैं। हालत खराब जो कर देगा, कानून जनता रोड लागू हो पर तो। जाएगा सर विधानमंडल में तो थोड़े रद्द होगा, बन गया तो ऐसा बन कुछ गया। नहीं है, रद्द हो सकता है लेकिन रद्द होगा कैसा? जिस पर काम नहीं हो रहा है, जिस पे जनता सहमत है, वैसा कानून को रद्द कर दीजिएगा, समझ रहे हैं है ना। बात हालत सही है। खराब कर सर देगा। तो वैकेंसी देगी तब ना सर, बीजेपी के जहाँ जहाँ सरकार बनी है वैकेंसी हाँ, देती ये है। कहिए कि वैकेंसी नहीं तो देगा। ये चीज तो अलग चीज ना हो गया साहब, ये तो वो अलग चीज ना हो गया। ये बोल रहे हैं कि रहेगा कि नहीं रहेगा, आप बोल रहे हैं कि वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। तो कल ही परसों में हम बता दिए कि वैकेंसी आने की संभावना कम लग रही है, पता नहीं कम अब क्या रहेगी करेगा, जी वो तो सर। भगवान मालिक। अब जो भी हो, अब 30,000 देगा तभी ना 40,000 आरक्षण, अब देगा तभी ना आरक्षण खोजिएगा। जब देवे नहीं करेगा आरक्षण कहाँ से खोज लीजिएगा? तो जबरदस्ती मिल जाएगा थोड़ी ना। कि जब पुलिस पहले विभाग में वैकेंसी इतना आएगा उसके बाद वैकेंसी में रहता है 35। तो कोई नहीं आवेगा। अब देखिए ना, अब तो अब ये ना पता चल जाएगा 10 दिन के। यही सप्ताह मैंने TRE 4 का देने वाला नोटिफिकेशन है, देखिए देता है कि नहीं देता है ना। सरकार मैंने उथल उसी का पुथल में अभी। तो हाँ 10 से 12 हाँ क्या 10 से 12 मार्च तक बोला है। 10 से 12, आज कितना हो गया? 9 हो ही गया है, 3 दिन और बचा, देख लीजिए आप है जो ना। है ना तो जान लीजिए नहीं देगा, नहीं देगा पहले से। DPSC आयोग से बात हुआ का मैडम? कैसे नहीं देगा, आंदोलन होगा। हमको डायरेक्ट सम्राट चौधरी से गप हो गया है। हम लोग ठीक है, तब राय वेट को कर नौकरी रहे ले हैं। लीजिए तब, है ना, ज्वाइन करिएगा। चलिए आते हैं भारत का ड्रेनेज सिस्टम को शुरुआत करते हैं। आइए 15 मिनट भी है समय, बात कर लेते हैं, बहुत कुछ बात हो जाएगा। देखिएगा क्या बोलता है कि भारत का ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि अफवाह तंत्र के बारे में बोल रहा है। इसमें नदियों के बारे में हम लोग अच्छे से जो है कि आपको पढ़ेंगे। बहुत बेहतरीन जो है कि चैप्टर है और इसे हर एक एग्जाम में सवाल आना फिक्स है ना। देखिए क्या बोलता है कि निश्चित वाहिकाओं के मध्य जो है कि आपको निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जल के प्रवाह को ही अपवाह कहा जाता है तथा वाहिकाओं के जाल को ही हम लोग क्या कहते हैं? वाहिकाओं के जाल को ही अपवाह तंत्र के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। भारत के अपवाह तंत्र में हम लोग कैसा कैसा को पढ़ेंगे? सबसे पहला वैसे अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा है किसके आधार पे? जल विसर्जक के आधार पर जो है कि आपको अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर जब पढ़ने के लिए निकलेंगे तो वहां पर दो आपको दिखाई देगा। एक उत्पत्ति में वैसा उत्पत्ति जो हिमालय से उत्पत्ति हो रहा है, मतलब हिमालय से वैसा नदी जो कहां से निकल रहा है, वैसा नदी जो हिमालय से जो है कि आपको निकल रहा है, उसे हम लोग हिमालय अपवाह तंत्र के रूप में जो है कि आपको देखेंगे। ठीक है। दूसरा वैसा टाइप होगा जो प्रायद्वीपीय भारत से जो है कि आपको निकल रहा होगा, उसे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के रूप में जो है कि आपको देखेंगे। और एक वैसा नदी के जल विसर्जक के रूप में देखेंगे जो अपने जल को कहाँ गिरा रहा है। पहला वैसा नदी जिसको हम लोग देखेंगे जो अपना जल को कहाँ जाके गिरा रहा है, अपना जल को गिरा रहा है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। दूसरा टाइप वैसा नदी को देखेंगे जो अपने जल को जाकर कहाँ गिरा रहा है, जो अपने जल को जाकर अरब सागर में गिरा रहा है। अरब सागर में गिरा रहा है। उस टाइप की नदी को देखेंगे जो जल को जाकर कहाँ जाके गिरा दे रहा है, जल को जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरा दे रहा है। उस टाइप की नदी को देखेंगे। वैसे नदी को देखेंगे जो अपने जल को जाकर कहाँ गिरा दे रहा है, अरब सागर में गिरा दे रहा है। वैसे नदी को जो है कि आपको देखेंगे। दो टाइप हो गया। और अंतः प्रवाहित नदियां, वैसे नदी को देखेंगे जो अपने जल को जमीन के अंदर ही क्या कर दे रहा है,
लुप्त जो है कि आपको कर दे रहा है, जिसमें घग्गर और लूनी नदी मुख्य रूप से जो है कि आपको देखने का काम जो है कि आपको करेंगे। तो अपवाह तंत्र को दो भागों में विभाजित किए हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो भाग है, कौन कौन है? एक है हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी कहाँ से निकलने वाली? दूसरी है प्रायद्वीपीय भारत के पठार से निकलने वाली नदियां। ठीक है। जल विसर्जक के आधार पर, मतलब जहां जाके जल गिरा रही है उसके आधार पर भी जो है कि हम लोग तीन टाइप में देखे हैं। पहला टाइप वैसा है जो अपने जल को कहाँ गिरा रही है? अपने जल को गिरा रही है बंगाल की खाड़ी में गिरा रही है। और दूसरा टाइप ऐसा टाइप है जो अपने जल को कहाँ गिरा रही है? अरब सागर। अरब सागर में जो है कि आपको गिरा रही है। और तीसरा वैसी है जो अपने जल को जमीन में ही क्या कर दे रही है? लुप्त जो है कि आपको कर दे रही है। तीसरा वैसा टाइप जो है कि आपको होने वाला है। आइए जरा और आगे चलते हैं और क्या क्या लिखा है जरा देखते हैं। कथन एक क्या बोल रहा है? कथन बंगाल की खाड़ी की लवणता अरब सागर की तुलना में जो है कि आपको क्या होती है? अरब सागर की तुलना में जो है कि आपको कम होती है। कारक बोल रहा है कि वर्ष भर बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको बड़ी नदियां स्वच्छ जल को जो है कि आपको अधिक विसर्जित जो है कि आपको करती है। बिल्कुल सही है। मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए का क्या कर रहा है? सही रूप से स्पष्टीकरण जो है कि आपको कर रहा है। मतलब समझिएगा, कह रहा है पहला क्वेश्चन यही बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी में लवणता अरब सागर की तुलना में क्या होती है? तुलना में कम होती, कम जो है कि आपको होती है। सही है। क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है वो हिमालय क्षेत्र से जो है कि आपको नदियां आती है और हिमालय क्षेत्र की जो नदियां आती है उसमें लवणता कम होता है। क्या होता है? लवणता जो है कि आपको कम होता है। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि बंगाल की खाड़ी में लवणता अरब सागर की तुलना में कम होती है। बिल्कुल सही है। अरब सागर की लवणता अधिक है किसके तुलना में? बंगाल की खाड़ी में। मतलब कि कथन तो सही बोल रहा है। दूसरा कारक क्या बोल रहा है कि वर्ष भर बंगाल की खाड़ी में बड़ी नदियां हैं। बड़ी नदियां जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। भारत का सबसे बड़ा नदी तो यही दो है ना? बड़ी नदियां जो है कि आपको स्वच्छ जल, मतलब कि साफ जो है कि पानी को विसर्जित करती है। साफ पानी को विसर्जित जो है कि आपको अधिक करती है। ये भी जो है कि आपको सही है। मतलब ए सही है और आर भी जो है कि क्या है? आर भी सही है। तो इसीलिए लिया है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही रूप से क्या करता है? आर ए का सही रूप से जो है कि आपको व्याख्या जो है कि आपको करता है। क्लियर है? आइएगा अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हिमालय तंत्र से निकलने वाली नदियां। हिमालय तंत्र से जब नदी को पढ़ेंगे, है ना, हिमालय तंत्र से जब नदी को पढ़ेंगे तब यहाँ पे नदियों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला वैसा नदी को पढ़ेंगे हिमालय क्षेत्र से निकलने वाला। इसमें जो है कि पहला पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र है? पहला गंगा नदी तंत्र जो है कि आपको होगा। दूसरा नदी तंत्र जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। कौन सा? सिंधु नदी तंत्र जो है कि आपको पढ़ेंगे। तीसरा जो पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र पढ़ेंगे। चौथा जो पढ़ेंगे घग्गर नदी तंत्र जो है कि आपको पढ़ेंगे। यह सभी नदियां कहाँ से निकलती है? यह सभी नदियां जो है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है कि आपको होने वाली है। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे में बोल रहा है कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज ये पूर्ववर्ती नदी तंत्र का उदाहरण है जिन्हें हिमालय के लंबवत जो है कि अपर्दन कर, है ना, प्राकृतिक दर्रों का क्या किया है? निर्माण जो है कि आपको किया है। अपर्दन का मतलब होता है काटना। यह सभी नदियां हिमालय को काट काट के किसी न किसी दर्रा को क्या किया है? किसी न किसी दर्रा का क्या कर दिया है? निर्माण जो है कि आपको कर दिया है। सतलज नदी, सतलज नदी तो मुख्य जो है कि हिमालय के तीन श्रेणियां यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये तीनों हिमालय को जो है कि आपको एकमात्र नदी है जो काटती है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है सतलज नदी। सतलज नदी तीन हिमालय रेंज को काटती है। कौन कौन हिमालय रेंज को काट रही है? यह काट रही है महान हिमालय को काट रही है, मध्य हिमालय को काट रही है और लघु हिमालय को जो है क्या, सॉरी, महान, मध्य या लघु इसी को कहते हैं। और एक कौन हो गया? शिवालिक जो है कि आपको हो गया। कौन हो गया? शिवालिक जो है कि आपको हो गया। तीन हिमालय रेंजों को ये काटती है। आगे चलते हैं। अब इसी नदी क्रम में सबसे पहला जो बात करेंगे वह बात करेंगे गंगा नदी तंत्र पे बात करेंगे, है ना। गंगा नदी तंत्र के अफवाह तंत्र को बात करेंगे। भारत का सबसे बड़ा नदी अफवाह तंत्र कौन सा है? सबसे बड़ा नदी अफवाह तंत्र जो है कि आपको गंगा नदी जो है कि अफवाह तंत्र होने वाला है। गंगा भारत का सबसे पवित्र नदी जो है कि आपको माना जाता है और 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा जो है कि आपको मिला। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब मिला? 2008 में। 2008 में मिला है। और 2009 में इसके अंदर गंगेटिक डॉल्फिन पाया जाता है, उसे राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कि आपको घोषित किया गया। तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? 2009 में जो है कि आपको घोषित जो है कि आपको किया गया। इसी में दो सवाल और पूछेगा जो ऑलरेडी बीपीएससी, बिहार दरोगा दोनों में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछेगा गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, अभ्यारण्य की बात करेगा। अभ्यारण्य कहाँ पे है? भागलपुर में। कहाँ पे है? भागलपुर में। अभ्यारण्य की बात करेगा। गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में है। लेकिन पूछेगा गंगा
डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? रिसर्च सेंटर पटना बिहार में। कहाँ पे है? पटना में। पटना में। अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? अनुसंधान केंद्र मतलब रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? पटना में। पटना में रिसर्च सेंटर है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 17th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना? नहीं सर, अभ्यारण शब्दों में अनुसंधान। अभ्यारण है। अभ्यारण का मतलब होता है कि वहां रखा जाता है, रखा जाता है ना, अच्छा ठीक। रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ रिसर्च मतलब कि इस पर वैज्ञानिक अपना रिसर्च करता है। तो पटना में क्या होता है? पटना में होता है रिसर्च, ठीक ना, रिसर्च होता है और वहां पर रखा जाता है। एक और हम बताते हैं, दो बताते थे, एक और साथ साथ बताते हैं। परमार डॉल्फिन अभ्यारण है, कहाँ पे है? परमार। बहुत बार बताए, परमार डॉल्फिन अभ्यारण, बताइए। अररिया। अररिया सर, अररिया। अररिया में है। कहाँ पे है? अररिया में। अरे करण बाबू, रोहतास कहाँ हो गया? गंगा नदी कहाँ बह रहा है? इसको कहीं जी संपर्क सर, में आपको सॉरी, लग रहा है? मिस्टेक कर दिए, सही बोल रहे, उधर गंगा नदी जरूर गंगा क्या नहीं। बोले नदी सर? 20 क्या से बह रहा क्वेश्चन है। बोले सर? फिर से परमार बोलिए सर। डॉल्फिन अभ्यारण है ना, परमार डॉल्फिन अभ्यारण गंगा, अररिया में सही बोल रहे, गंगा जी जहाँ जाएगी वही, ठीक है, सही है सर। है ना। तो गंगा जहां जाएगी उसी आसपास में ना होगा। तो ये रोहतास कहाँ हो गया, गंगा कहाँ बह रहा है? कोई संपर्क ही नहीं है एक दूसरे के साथ मिस्टेक उसका, हो है जाता ना। है सर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। गंगा की कुल लंबाई की बात करेंगे। गंगा कितना किलोमीटर लंबा है? गंगा लंबा है 2525 किलोमीटर जो है कि आपको लंबा है, जिसमें से सबसे सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में गंगा बहता है। कितना किलोमीटर बहता है उत्तर प्रदेश में? 1450 किलोमीटर जो है कि उत्तर प्रदेश में बहता 1450। है ना। बिहार में 445 किलोमीटर गंगा बहता है। उत्तराखंड में जो है कि आपको कितना किलोमीटर? 110 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर जो है कि आपको गंगा बहता है। और 445 में से याद रखिएगा पटना में 99 किलोमीटर। पटना में कितना किलोमीटर? पटना में 99 किलोमीटर जो है कि आपको 97। पटना में जो है, हाँ, पटना में 99 किलोमीटर जो है कि आपको बहता है। और बिहार के कितना जो है कि आपको जिला से होकर जाता है 12 गंगा? कितना? 12 जिला से जो है कि आपको प्रवाहित जो है कि आपको होता है, प्रवाहित जो है कि आपको होता है। 12 में सबसे लंबा किससे होता है सबसे ज्यादा प्रवाहित? पटना। ये किससे होता पटना है? जिला। पटना से जो है कि आपको होता है ना। गंगा में सर्वाधिक लंबाई जो है कि किस स्टेट में गंगा का सर्वाधिक लंबाई देखने को मिलेगा? यूपी। उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। सबसे कम लंबाई जो है कि देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कितना किलोमीटर? 110। 110 किलोमीटर। 110 किलोमीटर जो है कि उत्तराखंड में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ये भी बहता है। झारखंड में बहुत कम रेंज है, लेकिन झारखंड में इसकी जो है कि आपको है ना संपर्क वाली नदियां हैं, इसीलिए जो है कि इसको नहीं लिया होगा। लेकिन हम जब पढ़ाए थे वहां झारखंडो बताए थे, है ना। झारखंड में वही 50 के आसपास। हाँ तो 45 हाँ। किलोमीटर तो। साहेबगंज जो है कि बॉर्डर बनाता है बिहार झारखंड का, इसीलिए, है ना। हाँ, तो बिहार वहां से झारखंड का कुछ जो है कि आपको, संपर्क होता है उसका। हाँ, देता है ना, देता है। आगे चलते हैं। बिहार में सॉरी भारत में गंगा के अपवाह जो है कि द्रोणी कितना लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 8.6 लाख जो है कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है कि आपको क्या है फैला हुआ जो है कि आपको दिखाई देगा। अब आते हैं गंगा नदी तंत्र का, यहाँ पर मैप खुल रहा होगा, मैप, है ना, मैप जो है कि आपको खुल रहा होगा। सबसे पहला 3 गो स्थान हम आपको बात किए थे, याद करवाए थे, याद रखिएगा। पहला स्थान यहाँ पर याद रखिएगा, पहला स्थान ये है। इस स्थान का नाम है आपको केदारनाथ। केदारनाथ। दूसरा स्थान ये याद रखिएगा, इसका नाम है आपको बद्रीनाथ। तीसरा स्थान ये है, इस स्थान का याद रखिएगा, इस स्थान का नाम है आपको केदारनाथ गंगोत्री। 3 गो स्थान पहले बोल दीजिए, कौन कौन 3 गो स्थान है? गंगोत्री है, केदारनाथ, बद्रीनाथ। नहीं, जैसे से लिखे वैसे। पहला है केदारनाथ, दूसरा है बद्रीनाथ, तीसरा है गंगोत्री। तीसरा कौन है? गंगोत्री, ठीक है। केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, गंगोत्री है, ठीक ना। अब आपको बस एगो नाम पर फोकस करना है, एगो नाम पर चलिए। पहला नाम लिखे केदारनाथ, वहां पहुंचिए। पहुंच चुके केदारनाथ पर? पहुंच गए सर। केदारनाथ पर एक यहाँ पर हिमानी आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ हिम का जो है कि पहाड़ होता है उसे हिमानी कहते हैं। इस हिमानी का नाम है संतोपथ ग्लेशियर या हिमानी। संतोपथ ग्लेशियर कौन सा ग्लेशियर है? संतोपथ ग्लेशियर या हिमानी। अच्छा, संतोपथ ग्लेशियर जो है ये किस स्थान पे है? नाम देखिए क्या लिखे हैं, केदारनाथ। केदारनाथ के पास संतोपथ ग्लेशियर है और इस संतोपथ ग्लेशियर से यहाँ से 2 धाराएं निकलती है। एक धारा का नाम है विष्णु गंगा, दूसरी का नाम है आपका
धौली गंगा। कौन कौन दो नाम हो गया, दो धारा निकल रहा है यहाँ पर, गंगा धौली गंगा। धौली विष्णु गंगा गंगा और धौली गंगा, ठीक ना। कहाँ से निकल रहा है विष्णु गंगा धौली गंगा? सर संतोपत हिमानी केदारनाथ से, है ना, केदारनाथ से संतोपत हिमानी से जो है कि आपको निकल रहा है धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा विष्णु गंगा जब आगे बहते हुए आगे जब जाकर आपस में एक दूसरे से मिलती है, जब जहां पर मिलती है उस प्रयाग का नाम है विष्णु प्रयाग। तो यहाँ से भी सवाल निकलेगा कि विष्णु प्रयाग में किन दो नदियां आपस में आकर मिल रही है? कौन कौन नदी? और विष्णु गंगा गंगा हाँ, धौली गंगा विष्णु गंगा जिस प्रयाग संगम में आके मिल रही है उसे कौन सा प्रयाग कहे हैं? विष्णु प्रयाग जो है कि आपको कहें। इसमें क्या होता है, भूगोल वेता यहाँ पर क्या करता है, कोई भी नदियां जब दो नदी आपस में आकर मिलती है तब भूगोल वेता इसकी गहराई को मापता है, ठीक है। गहराई को मापने के बाद कोई भी नदियां जब आपस में आके मिलेगी दोनों की गहराई को मापा जाएगा और जिसमें से जो ज्यादा गहरा होगा उसके नाम से वो नदी फिर आगे बहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? दो नदियां अगर बह रही आपस में आकर मिल गई और जो ज्यादा गहराई वाली नदी होगी उसके नाम से क्या होगा, वो आगे बहेगा, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, हाँ, उसी का नाम आगे चलेगा। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि दो नदियां आकर आपस में मिल रही है, अब भूगोल वेता इसको नापा, दोनों का गहराई बराबर हो गया। दोनों का गहराई क्या हो गया? दोनों का गहराई बराबर हो गया। बराबर हो गया तो उस केस में भूगोल वेता यहाँ पर दूसरा नाम एगो डिफाइन करेगा, दूसरा नाम यहाँ पर देगा, है ना, एक नया नाम जो है कि आपको देगा। वही साथ हुआ इसके दोनों के साथ, विष्णु गंगा और धौली गंगा के साथ जब देखा गया, दोनों का गहराई नापा गया, दोनों का गहराई बराबर निकला। दोनों का गहराई क्या हुआ? गहराई बराबर निकला। बराबर निकलेगा तो फिर यहाँ पर वही नाम से नहीं बहेगा, एक नया नाम से आगे बहेगा। यहाँ पर नाम आकर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर नाम हो जाएगा अलकनंदा। क्या नाम हो जाएगा अब इसका चेंज होकर? अलकनंदा। अलकनंदा। तब पूछेगा अलकनंदा किन दो नदियों का मिश्रण है? धौली गंगा और विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा। कहाँ से इसका नाम अलकनंदा पड़ गया? कौन से प्रयाग से? विष्णु प्रयाग से। विष्णु प्रयाग से इसका नाम अलकनंदा जो है कि पड़ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? नहीं सर, आगे नहीं। चलते हैं। अलकनंदा नदी जब आगे बहता है तो अलकनंदा का देखिएगा, अलकनंदा जब आगे बहता है तो अलकनंदा के लेफ्ट साइड से, अलकनंदा के लेफ्ट साइड से एक नदी आकर अलकनंदा में मिल रही है जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। कौन सा नदी? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जहां पर अलकनंदा पे आके मिल रही है, फिर एगो संगम बनाएगी। कौन सा प्रयाग कहलाएगा? नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। नंदाकिनी आकर अलकनंदा से मिलेगी, वह प्रयाग का नाम होगा नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में दोनों का फिर गहराई मापा जाएगा। गहराई में अलकनंदा ज्यादा गहरी निकलेगी, तब किसके नाम से आगे बहेगी? नंदाकिनी की अलकनंदा। अलकनंदा से। अलकनंदा के नाम से फिर आगे जो है कि बहेगी, जो ज्यादा गहरा होगा उसी के नाम से आगे बहेगी। आ रहा बात इसको समझ में? चौड़ाई या लंबाई से मतलब नहीं ना है सर? गहराई से मतलब है, चौड़ाई लंबाई से कोई मतलब नहीं, गहराई से, ठीक ना। गहराई जो जिसका ज्यादा होगा वो आगे बहेगा। फिर यहाँ से अलकनंदा से फिर आगे जो है कि आपको बहेगी अलकनंदा। अलकनंदा में फिर देखिएगा बाएं साइड से यानी लेफ्ट साइड से एक नदी और आकर मिल रही है जिसका नाम है पिंडार नदी या पिंडर नदी। कौन सा नदी? पिंडार या पिंडर नदी आकर मिल रही है। आकर अलकनंदा में मिल रही है, जिस प्रयाग का निर्माण कर रही है। कौन सा प्रयाग है? कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग है, कर्ण प्रयाग। ऊपर से अभी तक आते आते हम लोग 3 प्रयाग को देख लिए। विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन हो रहा था? विष्णु में जो है कि विष्णु प्रयाग में मिल रहा था। चलिए, पहला तो विष्णु प्रयाग निकाल दिए। दूसरा जो है कि नंद प्रयाग में कौन सा नदी आकर मिल रहा था? दो नदी अलकनंदा। देखिएगा नंद कर्ण प्रयाग में, देखिएगा कर्ण प्रयाग में किन दो नदियों का मिलन हो रहा था? पिंडार और अलकनंदा। पिंडार और अलकनंदा जो है कि आपको हो रहा था। यहाँ पर भी दोनों नदियों का जो है कि गहराई देखा जाएगा। गहराई में अलकनंदा फिर जो है कि गहरी निकलेगी। अलकनंदा गहरी निकलेगी तो फिर आगे किसके नाम से बहेगी? अलकनंदा के नाम से जो है कि आपको बहेगी। अलकनंदा के नाम से फिर ये आगे बहती है। दूसरा स्थान हम आपको बोले थे, याद रखिएगा, पहला था केदारनाथ, दूसरा स्थान कौन सा था? बद्रीनाथ। 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 बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नदी है नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सा नदी? मंदाकिनी। एक इस पर फिल्म भी बना है, बद्रीनाथ मूवी, देखे हैं? बद्रीनाथ। मंदाकिनी नदी में जो है कि आपको क्या आ जाता है? बाढ़ आ जाता है। आ जाता है बाढ़। इसी नदी पर वो फिल्म बना है
मंदाकिनी नदी पर बद्रीनाथ फिल्म। बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी, या मंदाकिनी नदी जाकर अलकनंदा में जाकर मिलती है। जहां जाकर मिलती है वह प्रयाग का नाम होता है रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग होता है? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में फिर दोनों का गहराई चेक किया जाता है, गहराई में फिर अलकनंदा निकल जाती है गहरी। फिर आगे कौन से नाम से बहेगी अलकनंदा गहरी निकलेगी तो? अलकनंदा। अलकनंदा के नाम से जो है कि आपको फिर बहेगी। अभी तक 4 प्रयाग हो चुका है। तीसरा स्थान हम आपको बोले थे कि याद रखिएगा, तीसरा कौन सा स्थान था? गंगोत्री था। कौन था? गंगोत्री जो है कि आपको तीसरा स्थान गंगोत्री था। गंगोत्री के गौमुख हिमानी से, गंगोत्री के गौमुख हिमानी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जानवी नदी, है ना? जानवी नदी। कौन सा नदी? जानवी। जानवी नदी जब आगे बहती हुए गौमुख के पास पहुंचती है तब इसका नाम जो है कि पड़ जाता है भागीरथी। लेकिन आपको बस इतना ही याद रखना है, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, बहुत अंदर हो जाएगा। याद रखिएगा, गंगोत्री से कौन निकलती है नदी? गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी जो है कि आपको नदी जो है कि आपको निकलती है। और भागीरथी जब नदी बहते हुए आगे आती है तो भागीरथी की एक सहायक नदी इसको मिलती है जिसका नाम है भिलंगना। कौन सी नदी? विलंगना। विलंगना किसमें आकर मिल रही है? भागीरथी में। किसमें आकर मिल रही है? भागीरथी में आकर मिल रही है। और भागीरथी और विलंगना जहां पर आकर मिलती है वहां पर फिर से एक संगम का निर्माण करती है। इस संगम का नाम है गोविंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? गोविंद प्रयाग। जहां पर आकर मिलती है गोविंद प्रयाग, वहीं पर एक बांध का निर्माण किया गया है, टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध का पुराना नाम है राम तीरथ बांध, स्वामी राम तीरथ बांध। टिहरी बांध का पुराना नाम क्या है? स्वामी राम तीरथ बांध जो है कि आपको होगा। कहाँ पे लोकेट होगा? यह लोकेट होगा उत्तराखंड में। कहाँ पे लोकेट होगा? उत्तराखंड में जो है कि आपको लोकेट होगा, उत्तराखंड में। उसके बाद यह जो नदी जब दोनों आकर मिलेगी, भागीरथी और भिलंगना, इसमें भी गहराई चेक किया जाएगा, गहरी निकलेगी भागीरथी। तो फिर किसके नाम से आगे बहेगी? भागीरथी के नाम से। भागीरथी के नाम से आगे बहेगी। आकर आपको आकर भागीरथी और अलकनंदा में आकर जो है कि मिल जाएगी। कौन सा प्रयाग में? देव प्रयाग। देव प्रयाग में। बस यहीं पर रुकिए। देव प्रयाग में आकर कौन कौन 2 नदी आके मिल रहा है? ये मिल रहा है सर, भागीरथी, अलकनंदा। अब यहाँ पर फिर भूगोल बेटा बैठेगा, दोनों की गहराई मापेगा। दोनों की गहराई जब मापेगा तो दोनों का गहराई बराबर निकलेगा। दोनों का गहराई क्या निकलेगा? दोनों का गहराई फिर बराबर निकलेगा। अब जब बराबर निकलेगा तो एगो नया नाम से फिर बहेगा। अब जो है कि इसके बाद जो नाम पड़ेगा वह नाम क्या पड़ेगा? इसके बाद जो नाम पड़ेगा वह पड़ेगा गंगा। क्या नाम पड़ेगा? गंगा जो है कि आपको पड़ेगा। मतलब ऊपर का खेल इतना होने के बाद जो है कि देव प्रयाग से भागीरथी और कौन सा नदी? अलकनंदा मिलने के बाद तब जाकर किसका निर्माण होता है? तब जाकर गंगा का निर्माण जो है कि आपको होता है। कहाँ पर? गंगा का निर्माण होता है। उसके बाद गंगा नदी आगे बहते हुए ऋषिकेश पहुंचती है। ऋषिकेश के बाद हरिद्वार पहुंचती है, मैदानी भागों में सबसे पहला। हरिद्वार पहुंचने के बाद ये कानपुर पहुंचती है। कानपुर के बाद ये पहुंचती है आपको इलाहाबाद में। और इलाहाबाद में एक संगम और बनता है। कौन सा? कौन नदी आके मिलता है इलाहाबाद में? यमुना नदी। कौन सा नदी? यमुना। यमुना। कौन सा नदी? यमुना जो है कि आपको मिलेगा। गंगा में जाकर यमुना जो है कि आपको मिलेगा। और यह स्थान प्रयागराज इलाहाबाद का स्थान जो है कि कहलाता है। उसके बाद यह नदी फिर आगे बहती है बनारस। बनारस के बाद पटना। पटना के बाद जो है कि यह नदी फिर से जो है कि पश्चिम बंगाल बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल घुसेगी। पश्चिम बंगाल में एक स्थान है ना, फरक्का बैराज। वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। कौन सा बैराज? फरक्का बैराज। पूछेगा फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से इस नदी के धारा को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। कितने भागों में? गंगा नदी के धारा को विभाजित करते हैं फरक्का बैराज से 2 भागों में। एक जो भाग हो जाता है उसको कहते हैं हुगली की धारा। किसकी धारा? हुगली की धारा। और दूसरा जो धारा होता है फरक्का के बाद जो बहता है गंगा, उसे कहते हैं पश्चिम बंगाल में भागीरथी। कौन सा नदी? भागीरथी कहते हैं। कौन सा नदी कहते हैं? भागीरथी नदी। बक्सर की पलासी की लड़ाई सुने हैं? कौन सा नदी के किनारे हुआ है पलासी की लड़ाई? भागीरथी। हाँ, यही भागीरथी। गंगा ही है लेकिन वहां पर जाकर नाम क्या है? वहां पर लोकल स्थान में से भागीरथी के नाम से जाके जानते हैं।
प्लासी की लड़ाई बंगाली के क्षेत्र में हुआ है ना, कहाँ के क्षेत्र में, बंगाल में हुआ ना प्लासी की लड़ाई। तो वहां लोकल भागीरथी कहा जाता है। जब ये भागीरथी जब आगे बढ़ती है तो ये बांग्लादेश में घुसती है। बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, गंगा को पद्मा, पद्मा जो है क्या आपको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। ऊपर से आते हैं ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। जमुना जो है क्या आपको कहते हैं। और जमुना और पद्मा जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका नाम से जानते हैं, मेघना। मेघना के नाम से जो है कि जाकर बंगाल की खाड़ी में अपने जल को क्या करती है, अपने जल को जो है कि आपको गिरा देती है। और यहीं पर एक डेल्टा का निर्माण होता है। इस डेल्टा का क्या नाम है, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा जो है क्या आपको हो जाएगा, जो बुद्धिमान और चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। यहाँ तक मैप समझ में आपको आ चुका है। एक बार और इसका रिवीजन करवा देंगे फटाफट। उससे आगे के चीजों पर अब कल जो है कि आपको बात करेंगे गंगा नदी और उसके आगे के चीजों पर। यहाँ तक आपका खत्म हो चुका है। क्लियर है बात। अगली क्लास दोपहर 1:30 बजे से होगी, लुसेंट वाला। ठीक, आज मंडे है, तो आप थोड़ा सा 1:30 हमको बजे से। बता दीजिए, जिसे फराक्का डैम में जाती है गंगा नदी, तो वहां से